आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। 12 बजे की खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बीच सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे एलओसी का दौरा करने पहुंचे हैं। सेनाध्यक्ष ने पुंछ जिले में फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया, सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। जनरल एमएम नरवणे ने पुंछ में चल रहे ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये जो सेना प्रमुख का कार्यक्रम है, हाल फिलहाल जिस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई है, उसके मद्देनजर काफी ज्यादा अहम है। आज क्या दिन भर उनका कार्यक्रम रहने वाला है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, दरअसल ये जो आज का कार्यक्रम है, ये स्पेसिफिकली जो सेना प्रमुख का है, वो फॉरवर्ड एरियाज और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सेना की तैयारी है और उसको लेकर है। और यहाँ पर जो है फॉरवर्ड एरियाज के दौरे के साथ साथ सेना के उन जवानों और अधिकारियों और कमांडरों से सेना प्रमुख मिलेंगे जो इस वक्त पिछले 9 दिन से जो पुंछ और राजौरी के घने जंगलों के बीच एक महातलाशी और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसका जायजा लेने के लिए। दरअसल आपको पता है कि जो पिछले 9 दिन से जो ये बहुत बड़ा एक जिसको कहा जा रहा है कि कई सालों के बाद इस तरह का लंबा ऑपरेशन पुंछ और राजौरी जिले के मेंढर इलाके में और दूसरे इलाकों में चल रहा है, जहां पर पिछले 9 दिन के दौरान सेना के 9 जवान जो हैं शहीद हुए हैं, जिनमें 2 जेसीओ भी शामिल है। उसके बाद काफी गंभीरता से सेना ने इस चुनौती को लिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि घुसपैठियों का एक ग्रुप जो है इन जंगलों में छुपा हुआ है और उन्हीं को मारने के लिए और उनको पकड़ने के लिए जो ये महातलाशी अभियान वहां पर चल रहा है, उसका ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन और ऑन स्पॉट उसकी तैयारी और तरीके को जो है सेना प्रमुख जानने के लिए फॉरवर्ड एरियाज के दौरे पर हैं। आज दिन भर वो वहां पर न सिर्फ इलाकों में न सिर्फ इस ऑपरेशन को, बल्कि साथ ही साथ जिस अंदाज से पिछले कुछ हफ्तों के दौरान घुसपैठ की वारदातें जो बढ़ने लगी हैं, उसका जायजा भी लेंगे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की साजिशों का और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल किया जाए, उसी के जायजे के लिए सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं और फिलहाल आज वो पुंछ और राजौरी के दौरे पर हैं। फॉरवर्ड एरियाज खास तौर पर इस वक्त प्रमुखता से इनका दौरा करेंगे, इनका जायजा लेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह के स्टेप्स अभी तक अशरफ लिए गए हैं कि इंटरनेट सेवा को बंद कर देना, लाल चौक में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा देना, सामान की तलाशी लेना, इसके अलावा क्या अतिरिक्त सैन्य बल की भी तैनाती को सुनिश्चित करना, ये भी एक अहम एजेंडा रहने वाला है इस दौरे का? सेना की ज्यादा अगर देखें, जम्मू कश्मीर में जो है नियंत्रण रेखा, घुसपैठ को रोकना और हिंटरलैंड जो कि इलाका सरहद के पास आता है, सीमा के पास आता है, उसकी निगरानी खास तौर से सेना के हाथ में है। तो जाहिर है सेना का जोर उसी में सुरक्षा को लेकर होगा। जहां तक कश्मीर के हालात हैं, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार जिस अंदाज से सिविलियन किलिंग्स बढ़ी थी, उस पर अंकुश पाने के लिए दूसरी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एनआईए हो, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, वो जो इंटरनल सुरक्षा बल लगी हुए हैं, वो उस कार्रवाई को देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, दरअसल केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल के शासन का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उनमें बैठकों का एक बड़ा दौर चल रहा था। जैसे आपने शुरू में कहा कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी मिले आज इसी मामले को लेकर कि कश्मीर में जो बिगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और खास तौर से जो निर्दोष नागरिकों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उस पर कैसे अंकुश पाया जाए, उसके लिए सब तरह के उपाय और सब तरह के इंतजाम जो है जम्मू कश्मीर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। उसी के चलते जो है कुछ हिसास इलाकों में जहां पर आपके पास और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। 7 RCR पर यह मुलाकात अब से कुछ ही देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी मिले गृह मंत्री अमित शाह से। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं और अमित शाह के दौरे को देखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम। देखिए, बिल्कुल बहुत अहम मुलाकात है गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी फीडबैक है उसको लेकर उन्होंने पूरी ब्रीफिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की है। और 23 तारीख से 25 अक्टूबर के बीच में जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है
धारा 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर जाएंगे, कश्मीर घाटी जाएंगे और उससे पहले इस तरीके से जिस तरीके से आतंकियों ने जो है कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, उसके बाद जरूर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ब्रीफ किया है उन्हें और ये बताया है कि हालात कैसे हैं और हालात को काबू करने के लिए क्या क्या जो है केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं राज्य के अंदर, क्योंकि वहां पर राज्यपाल शासन है। और ऐसे में बड़ी चीज यही देखा जा सकता है कि हालात के ऊपर पूरी तरीके से गृह मंत्रालय की नजर है। कल भी आप देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सभी राज्यों के जो है डीजीपी, आईजी लेवल के अधिकारी थे और उनसे चर्चा की गई थी, लेकिन कश्मीर को लेकर खास तरीके से सरकार जो है वो नजर बनाए हुए है और जो भी कड़े कदम उठाने हैं उसको लेकर जो है पूरी तैयारी जो है सरकार की तरफ से की भी जा रही है और कदम उठाए भी जा रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी अशरफ वानी ने भी आपको बताया कि वहां पर जो है सेना के प्रमुख नरवाने वो वहां पर है और पूरी तरीके से हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति जो है दोबारा ना हो। और इसे लेकर लगातार विपक्ष भी लामबंद है हिमांशु, और ये मांग उठाई जा रही है कि जो मैच होना है भारत पाकिस्तान के बीच वो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के रिश्ते पाकिस्तान के साथ हमेशा से रहे हैं उसके मद्देनजर मैच का होना दरअसल ठीक नहीं है। देखिए बिल्कुल केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है T20 का वर्ल्ड कप जो होना है उसको लेकर जो भारत और पाकिस्तान का मैच है उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है और इसीलिए ये खेल नहीं होना चाहिए। लेकिन कल आईसीसी के जो बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है आईसीसी के नियम यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल की तरफ से जो है उसके तहत कराए जा रहे हैं, इसमें किसी देश के रिश्तों को लेकर नहीं है, ये खेल की भावना से देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि गिरिराज सिंह ने ये कहकर सवाल जरूर लौटेंगे मैं आपके पास हिमांशु। इस बीच दिखा देते हैं किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर ओवैसी आक्रामक हुए तो कैसे पलटवार यहां पर उनके लिए सरकार ने किया। मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए, कितने 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी इस तरह की गंदी और घटिया पॉलिटिक्स नहीं की गई है। देश सुरक्षित हाथों में है, किसी को भी भय और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है आतंकवाद के खात्मे के लिए भी और आतंकवादियों के आकाओं के खात्मे के लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा, सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो जाएगी। बिहार के गरीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आपके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? देश सुरक्षित हाथों में है। देश के लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। और उस सुरक्षा के आड़े और उस सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की किसी भी स्तर की कोई कोशिश होगी उसका जो है वो मुस्तैदी के साथ जवाब दिया जा रहा है। आप चिंता मत करिए। आतंकवादियों के खात्मे के लिए मजबूती और मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनको उसका मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंच चुके हैं। वहां पर कई ऐसे इलाके जो फॉरवर्ड ब्लॉक में आते हैं वहां का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे नरवणे। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है, सुरक्षा समीक्षा इस वक्त मुख्य एजेंडा। सरहद पर जवानों से उनका हौसला बढ़ाना भी इस एजेंडा में शामिल है। मेंढर, पुंछ, ये वो तमाम इलाके जहां पर सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा सेनाध्यक्ष करेंगे।
23 अक्टूबर को कश्मीर का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। घाटी में सीआरपीएफ, एनआईए और आईबी के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर अब सेनाध्यक्ष, और ये दौरा गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले। 70 निकाला तो बहुत बोले थे सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। ये मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। कुछ लोगों जो है वो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के मसीहा बने हुए हैं, और इस तरह के जो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि न ये देश जो है वो इस तरह की कमनल कारस्तानी और कंफ्यूजन करने वाली कारस्तानी से प्रभावित होने वाला है, न उत्तर प्रदेश। और खासतौर से उत्तर प्रदेश तो बहुत परिपक्व लोगों का प्रदेश है। ऐसी सेकुलर शेरवानी और कमनल कारस्तानी वालों को बैरंग वापस करता है। वहीं 5 अक्टूबर को कश्मीर में हुई 2 हत्याओं की जांच अब एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है। इस हत्या की जांच अब एनआईए करेगा। ये बड़ा और अहम फैसला, जिसमें श्रीनगर में 2 लोगों की जान गई थी। आतंकियों ने उन पर हमला किया था। केमिस्ट इसमें एक व्यक्ति थे और दूसरा ठेला लगाने वाला। इन दोनों लोगों के हमले के पीछे आतंकी साजिश की जांच अब एनआईए के सुपुर्द कर दी गई। वहीं राम माधव ने कहा है कि घाटी में मासूमों को टारगेट कर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। कश्मीर में जिस ढंग से टारगेट किलिंग हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे राम माधव जी। राम माधव जी, एक काफी समय के बाद ये चीजें सामने आई हैं। बीच में पीसफुल था, शांति थी। धारा 370 के बाद तो और कहा जा रहा था कि चीजें बदल गई हैं, लेकिन अचानक एक टारगेट किलिंग वहां शुरू हो गई है। कुछ खास तबके के लोगों को जो कश्मीरी नहीं है, जो वहां काम करने के लिए गए, उनको टारगेट किया जा रहा है। किस ढंग से देखते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? खैर, वैसे टारगेट किलिंग हमेशा रहा है, बट पहले टारगेट किलिंग का शिकार होते थे वहां के राजनेता, विशेषकर कुछ पार्टियों के, नेशनल पार्टीज के लीडर्स, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे लीडर्स का टारगेट किया जाता था। और सेना और सैनिक बलों के ऊपर, आर्मी और पुलिस के ऊपर अटैक्स होते थे। इस समय क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इतना पुख्ता हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया वहां, इस प्रकार कोई हाई प्रोफाइल टारगेट्स को अटैक करना बिल्कुल आतंकवादियों के लिए संभव नहीं हो रहा है। इसलिए एक नृशंस हत्याकांड पर उतर गए हैं, एक ब्रूटल किलिंग पर उतर गए हैं। इनोसेंट्स को मारना, कोई ठेले वालों को मार देना, कोई मजदूर को मार देना, इस प्रकार के घिनौने हत्याकांड पर ये लोग उतरे हैं। एक नया तरीका उन्होंने अपनाया डर फैलाने का। इसका सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज है, यानी एक टैक्टिक बदला है। टैक्टिक क्यों बदला है इसको भी हमको समझना है, इसलिए बदलना पड़ा। एक तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत पक्का हो गया है कश्मीर में। दूसरी बात, वहां का सामान्य जन जो है वो आज आतंक के साथ नहीं है। इसलिए कैसा भी करके एक भय का माहौल पैदा करो, उसमें से कुछ लोग रोते हैं, रिफ्राफ होता है, उनका सहारा लेकर इस प्रकार हत्याकांड करो। ये नए साजिश पर ऐसे चल रहा है। लेकिन लोकल लोग कम है इसमें, ज्यादा जो बाहर के लोग काम करने के लिए गए, बिहार से, यूपी से, उन लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। इस प्रकार मासूम लोग जो अपने रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो वास्तव में कश्मीरी समाज के लिए बहुत मददगार है, वो लोग बहुत सारे चीज वहां कश्मीरी समाज के लिए भी वो लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करना एक तो एकदम कायरपन है, और दूसरा इसका उद्देश्य साफ है कि भय का माहौल पैदा करो, एक पलायन का एक माहौल पैदा करो, और उसमें से फिर से एक आतंक का माहौल फिर से बढ़ाने का कोशिश करो। ये कोशिश चल रहा है, पर मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये कोशिश सफल नहीं होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर ड्रग्स के बुरे परिणामों के बारे में समझाया जा रहा है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने वादा किया है कि वो जेल से बाहर निकलकर समाज के भले के लिए काम करेंगे। आर्यन की जमानत पर बुधवार को फैसला आना है। मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान
क्रूज ड्रग पार्टी केस में अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर्यन खान और उनके साथ ड्रग मामले में गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपियों को समझा रहा है कि ड्रग समाज के लिए कितना घातक होता है और इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। जो हम लोग का काउंसलिंग होता है, इट इज नॉट रिगार्डिंग एनी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। जो आप मुझे नाम पूछ रहे हैं, इट इज नॉट रिगार्डिंग दैट। काउंसलिंग इज फॉर ऑल दी अक्यूज जो हमारे पास में आते हैं। उसमें से जो हम लोग ने इस्कॉन टेम्पल को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा भी बाकी के भी जो कुछ अदर रिलीजन से आते हैं, तो उनके भी धर्म गुरुओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से भी और रिहेबिलिटेशन की तरफ से भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। दैट इज नंबर 1। देन कोई अगर आरोपी है जिसे कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना है, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं सब धर्मों का। क्रूज ड्रग बस्ट केस में जब आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कस्टडी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनकी काउंसलिंग की जा रही थी। समीर वानखेड़े, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं, वो स्वयं बहुत से आरोपियों की काउंसलिंग कर रहे थे और इसी तरीके से उन्होंने आर्यन खान की भी काउंसलिंग की। कुछ धार्मिक किताबें दी गई, कुछ धार्मिक किताबों को और ग्रंथों को दिया गया। इसके अलावा मौलवी, पुजारी और अन्य लोगों को बुलाकर भी काउंसलिंग की जाती है। लास्टली हम लोग खुद भी उनको नेशनल सर्विस की तरफ उनको भी मोटिवेट करते हैं कि उनका ठीक है, ये जो गंदी आदत होती है ड्रग्स की, तो हाउ टू रिफॉर्म देम एंड रिहेबिलिटेट देम एंड काइंड इन द मेन स्ट्रीम। तो उसके लिए हम उनको थोड़ा श्रमदान करने के लिए भी बोलते हैं। उसके अलावा भी जो ऑर्फन्स हैं या फिर जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके साथ जाके काम करने के लिए भी हम उनको एहसास होता है कि दे हैव डन रॉन्ग इन देयर लाइफ एंड देन दे वांट टू कम बैक टू द मेन स्ट्रीम। इसके अलावा भी हम लोग कोई एनजीओ के साथ भी जुड़े हैं। ओके सर। नशा मुक्ति समाज के साथ मंडल के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो वर्षा मैडम है, जो काफी एक्टिवली भी काम करती है, तो उनके साथ भी उनकी भी हम लोग। एनसीबी ने आर्यन खान को समझाया है कि रेव पार्टियों के बाहर भी दुनिया है। वो एक हाई प्रोफाइल परिवार से हैं। वो कुछ जरूरतमंद परिवारों को देखभाल के लिए गोद भी ले सकते हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने वादा किया है कि वो जेल से बाहर आकर बांद्रा इलाके के आसपास के स्लम इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान और कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए काम करेंगे। आर्यन ने समीर वानखेड़े से ये भी वायदा किया है कि वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएंगे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने वानखेड़े से कहा है कि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि वो इस तरह देश सेवा से सबको गर्वित महसूस करा सकते हैं। एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने आर्यन खान और दूसरे आरोपियों से ये भी कहा है कि जमानत मिलने के बाद बाहर आकर समाज की भलाई और गरीबों की मदद के लिए किए जा रहे अपने कामों की उन्हें वो फोटो भेजें और कम से कम 6 महीने तक उन्हें ऐसा करना होगा। जेल में आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों से श्रमदान भी करवाया जा रहा है। ये भी डी एडिक्शन एक्सरसाइज का हिस्सा है। 3 अक्टूबर को क्रूज ड्रग पार्टी केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। बुधवार को एनडीपीएस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और ये बताएगी कि आर्यन खान और जो अन्य आरोपी हैं इस केस में उन्हें बेल मिलेगी या नहीं। बचाव पर और एनसीबी की तरफ से दलीलें कोर्ट के सामने रखी जा चुकी हैं और इस बात का फैसला 20 अक्टूबर को होना है, यानी बुधवार को होना है। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आर्यन खान आर्थर रोड जेल से छूटेंगे या उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद पहली बार मुंबई में वो मौका आया जब कोरोना से 24 घंटे में एक भी जान नहीं गई। जानकारों की माने तो जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है और इसी तरह कोरोना के आंकड़े भी काबू में रहे तो तीसरी लहर नहीं आएगी। 26 मार्च 2020 वो पहला दिन था जब मुंबई में कोरोना से मौत दर्ज हुई और उसके बाद पहली लहर आई। मामले काबू में आए, फिर दूसरी लहर आई, उस पर भी काबू पाया गया। केस कम होते गए, मौतों के आंकड़े भी घटकर 1 अंक में आ गए। पर रविवार को पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई में 24 घंटे के अंदर कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। रविवार को मुंबई में कोरोना के 367 नए केस आए। इसका मतलब है अच्छी बात है, लेकिन कोविड-19 कोरोना आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी उसका सौम्य रूप आज भी है, तो हम अच्छी तरह और संभालते हैं। डरने की बात नहीं, लेकिन संभालना जरूरी है।
मुंबई में वैक्सीनेशन के आंकड़े भी काफी राहत देने वाले हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 97% लोगों को एक वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 55% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसमें वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है, तो लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी बचे कुचे वैक्सीनेशन करना बाकी है, कृपया आप कहीं पे भी महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर है या आपके नज़दीक अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आप पे कर पा रहे हो तो जल्दी से जल्दी आपके अपॉइंटमेंट बुक करके आप कृपया करके सारे लोग वैक्सीनेशन ले लो। मुंबई का रिकवरी रेट भी 97% है और शहर में एक्टिव केस अब 5030 रह गए हैं। मुंबई में 50 बिल्डिंग सील हैं। फिलहाल कोई एक्टिव कंटेनमेंट जोन नहीं है। शहर में थिएटर और मल्टीप्लेक्स 22 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। बाकी लगभग सब कुछ पहले से ही खुल चुका है। कॉलेजों के खुलने की भी तैयारी चल रही है। पूर्वा चिटनिस, मुंबई, आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं, नदियां उफान पर हैं और लोग रास्ते में जहां तहां फंस गए हैं। नैनीताल के मॉल रोड पर सैलाब का मंजर दिखाई दिया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। कोटद्वार से हल्द्वानी तक हर जगह बारिश मुश्किलें बढ़ा रही है। सेना के 3 हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। बारिश की वजह से राज्य में 16 लोगों की जान जा चुकी है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से नैनीताल की झील लबालब भर चुकी है। ऋषिकेश में गंगा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। इस बीच समीक्षा लगातार सरकारी तंत्र कर रहा है कि कहां तक बाढ़ और बारिश की विभीषिका नुकसान पहुंचा सकती है। सेना के हेलीकॉप्टर राहत के काम में जुट गए हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और जहां तहां जो लोग फंसे हैं उन्हें भी निकालने की कवायद चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर बात की है। सड़कों पर सैलाब, लैंडस्लाइड में हजारों यात्री भी फंस गए हैं। इसके मद्देनजर 4 धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। वहीं नैनीताल में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण नैनी झील के जलस्तर ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां 24 घंटे में करीब 500 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण नैनी झील का पानी तल्ली ताल को पार करता हुआ रोडवेज बस अड्डे तक पहुंच गया। यहां तक कि आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया है। नैनी झील के दोनों गेट खुले होने के बावजूद मूसलाधार बारिश के कारण झील का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन से झील अपने उच्चतम जलस्तर 12.2 फीट पर बनी हुई है। बारिश की वजह से नैनीताल का सड़क संपर्क देश के अन्य इलाकों से कट गया है। नैनीताल आए पर्यटकों का कहना है कि उन्हें होटल में डर लग रहा है। ऐसा लगा कि बस नदियों में बहते जा रहे हैं। कुछ पानी हो गया पूरा। तो बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। अब गाड़ी वाड़ी रोक दी गई, अलर्ट जारी कर दिया गया। अब घर भी नहीं जा सकते, होटल में भी नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि प्राइस उनका वही है। वो कह रही थी हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब देखेंगे कहाँ कहीं ढूंढ रहे कुछ। बहुत डरावना है, डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये आपने नैनीताल का हाल देखा। अब आपको हल्द्वानी से आ रही एक तस्वीर दिखा देते हैं। दरअसल यहां पर एक अलग तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एक हाथी के रेस्क्यू के ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही है। किस तरीके से सैलाब के बीच ये हाथी फंस गया। इसको बचाने के लिए लंबी मशक्कत का दौर चला। ऊपर भाग रहा है। वन प्रभाग के अंतर्गत गोला नदी जो है ऊपर से नीचे घूमता हुआ नदी के बीच फंसा हुआ बेसहारा हाथी कभी ऊपर भाग रहा है, कभी नीचे भाग रहा है। तेज लहरों के बीच ये हाथी फंस गया और हल्द्वानी की ये तस्वीर है जहां पर बेकाबू बाढ़ के बीच बेजुबान बेसहारा हाथी कभी ऊपर भाग रहा है, कभी नीचे भाग रहा है।
चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ की खतरनाक तस्वीर सामने आई है। यहां लामबगड़ नाला में एक कार फंस गई। बीआरओ की जेसीबी ने गाड़ी को खींचा। हालात का अंदाजा लगाइए कि पानी में फंसी इस कार में यात्री भी मौजूद थे। जेसीबी की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नाले की तेज लहरों के बीच ये गाड़ी फंस गई और उसके बाद जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। बद्रीनाथ की ये तस्वीरें जहां पर काफी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लहरों की आवाज और शोर ये बताने के लिए काफी है कि कितने तेज आवेग में ये नाला बह रहा था और इस बीच ये गाड़ी फंसी होने की तस्वीरें, इसके अंदर लोगों की सांसें थम गई और वो अपने रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। वहीं पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में दिखाई देने लगा है। यहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा शिव मूर्ति को छूकर गुजर रही है। प्रशासन की तरफ से गंगा किनारे जल पुलिस की तैनाती की गई। बारिश की वजह से पिछले 2 दिन से लोग अपने घरों में कैद हैं। प्रशासन ने गंगा किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। नैनीताल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानों के बीच से गुजरकर ये पानी की लहरें, तेज लहरें ये बताई जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नैनी झील अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और जो लोग वहां पर पर्यटन के लिहाज से पहुंचे थे वो अपने होटल में कैद हो गए। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार की अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस समय पहाड़ों का सफर बेहद खतरनाक है। गाड़ियां सड़क टूटने और लैंडस्लाइड की वजह से उनकी चपेट में आ रही हैं। कई जगह जहां तहां गाड़ियां फंस गई हैं। लंबे जाम जैसी स्थिति भी कई राजमार्गों पर बताई जा रही है। कोटद्वार की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर सतपुतली के पास दिल्ली की गाड़ी मलबे में फंस गई। बारिश की वजह से आए मलबे में कार किस कदर फंसी ये तस्वीरों में साफ हो रहा है। यात्री किस तरीके से अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में बारिश लगातार हो रही है। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी रुकी रही। हजारों यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद पड़े हैं। यात्रियों के सामने अब रहने और खाने की भी दिक्कत है। यात्री बारिश के बीच खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर है। नदी किनारे स्थित घरों तक भी पानी पहुंच गया है। घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। अलकनंदा नदी में हजारों टन मलबा बहकर आ रहा है। केरल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो कि डराती हैं। वहां पर तबाही का दौर अब भी जारी है। इडुक्की डैम की बात करें तो वहां पर तीसरा गेट खोल दिया गया है। पेरियार नदी के किनारे रहने वालों को चेतावनी जारी कर दी गई, लेकिन लगातार लोगों के मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जो पानी के तेज बहाव की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कई जगहों पर चल रहा है। बाढ़ से बेहाल है इस वक्त केरला। रेस्क्यू ऑपरेशन सेना की ओर से भी चलाया जा रहा है और नदी नाले यहां पर कई जगहों पर उफान में हैं। बाढ़ से भारी तबाही हुई है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल क्या है। किस तरीके से बोट पर बैठकर वो इन इलाकों तक पहुंचे, कहीं पानी कमर तक था और वहां पर उन्होंने किस तरीके से रिपोर्टिंग की, देखिए। हम पंडलम के जैसे ही दूसरे इलाकों में आए हैं, यहाँ स्थिति और भी भयावह है। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि ये नदी नहीं दरअसल मुख्य सड़क है तो ये गलत नहीं है, लेकिन इस समय इस सड़क पर खड़ा होना मेरे लिए भी मुश्किल है। पानी का प्रवाह सारी नदियों की सीमाओं को तोड़ते हुए इतनी तेजी से आ रहा है कि दरअसल यहाँ सब कुछ बह जाएगा। और अब जो लोग निचले इलाकों में हैं उन्हें बचाने के लिए देखिए इस तरह की नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये छोटी छोटी नाव, और आप इस प्रवाह से समझ सकते हैं 2 लोग
छोटी सी देसी नाव खींच रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आखिर करे तो करे क्या। इसलिए राहत बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला जा सके। अपनी वापसी की राह पर जा रहा मॉनसून केरल में जो तबाही लेकर के आया है, उससे 2018 की जो यादें हैं लोगों के जहन में वो ताजा हो गई हैं। खासकर पंडलम, ये इलाका अदूर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। आज भी अच्छनकोविल नदी का अगर आप स्तर देखें, वो कैसे अपने जो सामान्य स्तर है उससे काफी ऊपर आ गया है। ये जो पुल आप देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत पुल है, लोगों के यातायात के लिए बना है। एक तरफ से दूसरे गांव के लोग आते जाते थे, उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी जो है पुल के स्तर को छू चुका है। उधर का पूरा जो रास्ता है, इलाका है निचले इलाकों में, वहां से जो संबंध है वो पूरी तरह कट चुका है क्योंकि वहां पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आशुतोष मिश्रा में सहयोगी जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, इस वक्त सीधे हमारे साथ केरल से ही जुड़ गए हैं। आशुतोष, जिस जगह पर आप खड़े हैं और आप तमाम उन जगहों पर गए हैं जो इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, क्या ताजा हालात है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? नेहा, चूंकि 11 जो बांध हैं उनके पानी को अब रिलीज करने के लिए बांध के गेट खोले गए हैं, तो अब जो नदी है और निचले स्थान है वहां पानी पहुंचने लगा है, जिसका सीधा सासर जो पथनमथिट्टा जिला है, एर्नाकुलम है और एलेपी अलापुझा, इन 3 जिलों पर पड़ेगा। और उस तस्वीर दिखाएं कि पिछले लगभग 48 घंटों से 2 दिनों से जो रिहायशी इलाके हैं, जो मोटरेबल रोड हैं, सब कुछ मानो टापू बने हुए हैं। ये जो है पथनमथिट्टा का एक इलाका है और 2018 में ये इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। आज भी जब इन इलाकों से मैं गुजरा हूं, कई सारे लोग यहां से छोड़ के निकल चुके हैं। केले के तने की नाव बना करके लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरत का सामान लेकर के सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से यह हिदायत दी गई थी कि लोग निचले इलाकों में न रहें। और अब दरअसल दिक्कत यह भी है कि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट भी इशू हुआ है, जब मौसम एक बार फिर तेज बारिश की चेतावनी है। हालांकि आज बारिश रुकी हुई है, लेकिन दोपहर के बाद से फिर कई इलाकों में बारिश की खबरें आने लगी हैं। अब जब बांध के गेट खोले जाएंगे तो समस्या यह है कि पानी 8 से 10 घंटों बाद फिर यहां पर आएगा और यह स्तर फिर बढ़ने लगेगा। कई सारे लोगों से हमने बात की, दिक्कत यह है कि अगर ऐसे में आपात स्थिति में दवाइयों की जरूरत हो, दूध की जरूरत हो, कई जगहों पर स्थानीय लोग हैं वो नाव से मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे इलाकों में पूरा हो चुका है, ज्यादातर जगहों पे अब स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, नाव लेकर जा रहे हैं, दूध पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है। वहां से निकालना, जैसे यहाँ तो पानी फिर भी शांत है, कई इलाके ऐसे हैं जो नदी लगभग मानी कि अपनी दिशा ही बदल रही है, इतना तेज प्रवाह है कि वहां से नाव लेकर भी गुजरना बहुत मुश्किल है। अगले 48 घंटे केरल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेहा, दिल्ली की जहरीली हवा सर्दियों में खतरनाक रूप ले लेती है, इससे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। टेरी की एक स्टडी में खुलासा हुआ कि दिल्ली एनसीआर में 3/4 से ज्यादा बच्चे सर्दियों में सांस फूलने की शिकायत से परेशान रहते हैं। हवा में मौजूद ये जहरीली गैस और मेटल्स जानलेवा बीमारियों की वजह बन रहे हैं। अक्सर सर्दियां खुशनुमा मौसम की आहटें संग लेकर आती हैं, लेकिन बीते कई साल से देश की राजधानी और एनसीआर के लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों का आगाज वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है। इस मौसम में दिल्ली की आबो हवा खतरनाक रूप इख्तियार कर लेती है। दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी की एक ताजा स्टडी में दावा किया गया है कि एयर पोल्यूशन से देश की राजधानी के बच्चे लगातार घुटन महसूस करते हैं और सर्दी के मौसम में ये बढ़ जाती है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जिन बच्चों पर यह स्टडी की गई है, उसमें से 75.4% बच्चों ने सांस फूलने की शिकायत की, जबकि 24.2% आंखों में खुजली से परेशान हैं। वहीं 22.3% नियमित तौर पर छींकने या नाक बहने से परेशान हैं और 20.9% बच्चों को सुबह के समय खांसी की दिक्कत है। इस स्टडी में दिल्ली एनसीआर के 14 से 17 साल की उम्र के 413 बच्चे शामिल थे। टेरी के मुताबिक दिल्ली की हवा में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जो दिल्ली के लोगों, खासकर बच्चों में सांस और दिल की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ा रही है। यह स्टडी भारत के 6 शहरों में वायु प्रदूषण के हालातों का पता लगाने के लिए की गई है। इसमें दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, पंचकुला, विशाखापत्तनम और जैसलमेर शामिल हैं। इस स्टडी में अक्टूबर 2019 में वायु गुणवत्ता के स्तर का विश्लेषण किया गया है। स्टडी के मुताबिक अक्टूबर 2019 में जब दिल्ली का प्रदूषण स्तर खराब होने लगा था, तब शहर के PM 2.5 में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन
379 NG प्रति M3 था। सितंबर 2020 में ये बढ़कर 615 NG प्रति M3 हो गया। इसी तरह दिल्ली की हवा में लेड की मात्रा 2019 में 233 NG प्रति M3 थी, जो 2020 में बढ़कर 406 NG प्रति M3 हो गई। आर्सेनिक की मात्रा 3 NG प्रति M3 से बढ़कर 11 NG प्रति M3 और कैडमियम 8 NG प्रति M3 से बढ़कर 21 NG प्रति M3 हो गया। इनके बढ़ने का मतलब है कि लोगों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हवा में कैडमियम और आर्सेनिक की मात्रा में इजाफे से समय के साथ कैंसर, किडनी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल के रोगों का खतरा बढ़ सकता है। जब पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो ये प्राय हर किसी को अफेक्ट करता है। बच्चों में असर ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके इनहेल करने से जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके भी फर्क पड़ता है। प्रीमेच्योर बर्थ की पॉसिबिलिटीज होती है, लो बर्थ वेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो बच्चे होते हैं उनके क्योंकि लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, इस स्टेज में अगर ये पॉल्यूशन ज्यादा आता है तो लंग्स की डेवलपमेंट में दिक्कत होती है, बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, खांसी बहुत करते हैं। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो पिछले 2 सालों से बच्चों में लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम काफी ज्यादा आने लगी है। दरअसल अगर सिर्फ डस्ट की बात हो तो वो हमारे नोज में ही ट्रैप हो जाता है और लंग्स को इतना इफेक्ट नहीं करता है, पर हवा में मौजूद कैडमियम, आर्सेनिक, जिंक या लेड जैसे टॉक्सिक मेटल्स हमारे लंग्स में जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे वो हमारे लंग्स की नलियों में सूजन पैदा करते हैं और ये बंद भी हो जाती है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की हवा में मेटल्स की सबसे बड़ी वजह व्हीकल्स हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों में चलने वाले उद्योगों का वायु प्रदूषण भी समस्या को गंभीर बना रहा है। स्टडी के मुताबिक सर्दियों के मौसम में हवा में घातक मेटल्स होते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या होती है। यही नहीं, बच्चों में सुबह के समय त्वचा में लाल चकत्ते निकलना, अस्थमा और खांसी के साथ कफ निकलने की शिकायत भी सबसे ज्यादा सामने आती है। आज तक ब्यूरो। केरल के अलापुझा से सामने आई है बेहद दिलचस्प तस्वीर। भारी बारिश के बीच वहां रास्ते, गलियां सब तालाब बन गए हैं। ऐसे में सजी सवरी एक दुल्हन को शादी के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए क्या जतन करने पड़े, इस तस्वीर में साफ हो रहा है। एक बड़े से बर्तन को नाव की तरह इस्तेमाल करते हुए दूल्हा दुल्हन दोनों मंदिर तक पहुंचे।